नमस्कार दोस्तों, HILAX टीवी पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम भारतीय इतिहास के एक ऐसे काले अध्याय पर गहराई से चर्चा करेंगे जो न केवल एक शहर की सड़कों पर खून की होली खेली गई, बल्कि पूरे उपमहाद्वीप को विभाजन की विभीषिका की आग में झोंक दिया। हम बात कर रहे हैं 16 अगस्त 1946 को कोलकाता में घटी उस भयावह घटना की जिसे द ग्रेट कलकत्ता किलिंग्स या डायरेक्ट एक्शन डे के नाम से जाना जाता है। यह मात्र 4 दिनों की हिंसा नहीं थी, बल्कि धार्मिक तनाव, राजनीतिक महत्वाकांक्षा और ब्रिटिश साम्राज्यवाद की मिलीभगत का घातक मिश्रण था, जिसने 1947 के भारत पाकिस्तान विभाजन का रास्ता साफ कर दिया। तो आइए इस घटना को समझने के लिए पहले उसके ऐतिहासिक संदर्भ को खंगालते हैं, फिर घटनाक्रम को विस्तार से देखते हैं और अंत में इसके दूरगामी प्रभावों पर विचार करते हैं। सबसे पहले ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, जिसमें तनाव की जड़ें कैसे गहरी हुईं। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के अंतिम चरण में 1940 के दशक ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का दौर था। सब कुछ 1905 के बंगाल विभाजन से शुरू होता है, जब ब्रिटिश सरकार ने प्रशासनिक सुविधा के नाम पर बंगाल को 2 भागों में बांट दिया। पूर्वी बंगाल मुस्लिम बहुल और पश्चिमी बंगाल हिंदू बहुल। इस विभाजन ने मुस्लिम समुदाय में एक नई चेतना जगाई, जिसके जवाब में 1906 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना हुई, जिसका उद्देश्य मुसलमानों के राजनीतिक हितों की रक्षा करना था। लेकिन जल्द ही यह लीग धर्म और राजनीति को जोड़ने का माध्यम बन गई, क्योंकि ब्रिटिशर्स फूट डालो और राज करो की नीति चला रहे थे और मोहम्मद अली जिन्ना जैसे नेताओं ने इसे पाकिस्तान की मांग का हथियार बना लिया। 1918 से 1930 के दशक तक कोलकाता और उसके आसपास के इलाके सांप्रदायिक दंगों की चपेट में थे। छोटे मोटे झड़पें आम हो गईं, जो हिंदू मुस्लिम के बीच के संबंधों में जहर घोल रही थी। फिर आया 1932 का कम्युनल अवार्ड, जिसमें ब्रिटिश सरकार ने मुसलमानों और अन्य अल्पसंख्यकों को अलग निर्वाचन क्षेत्र देने की घोषणा की। यह फैसला बेहद विवादों में रहा था। महात्मा गांधी ने तो इसके खिलाफ 1932 में पूना में अनशन तक भी किया। उनका तर्क था कि इस अवार्ड से समाज में एकता की बजाय विभाजन को बढ़ावा मिलेगा। इस अवार्ड ने मुस्लिम लीग को मजबूती दी, लेकिन कांग्रेस को भी सतर्क कर दिया। अगला दिन यानी 17 अगस्त को हिंसा चरम पर पहुंची। गार्डन रिच इलाके में टेक्सटाइल वर्कर्स यूनियन के अध्यक्ष सैयद अब्दुल्ला फारूकी थे। गार्डन रिच के कॉटन मिल में ज्यादातर उड़िया हिंदू मजदूर रहते थे। अब्दुल्ला फारूकी की अगुवाई में सशस्त्र भीड़ ने मिल परिसर पर कब्जा कर लिया और दर्जनों मजदूरों की हत्या कर दी। इस घटना के बाद 25 अगस्त को ओडिशा सरकार के मंत्री विश्वनाथ दास ने जांच के लिए लिटू बागान का दौरा किया। अब 1940 के दशक में इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग 2 ध्रुव बन चुकी थीं, जहां कांग्रेस जवाहरलाल नेहरू और गांधी के नेतृत्व में अखंड भारत की कल्पना कर रही थी, जबकि लीग पाकिस्तान की मांग पर अड़ी थी। 1946 में ब्रिटिश कैबिनेट मिशन भारत आया, जिसका मकसद सत्ता हस्तांतरण के लिए सुगम रास्ता बनाना था। मिशन ने एक संघीय ढांचे का प्रस्ताव रखा, लेकिन कांग्रेस और लीग के बीच गतिरोध हो गया। जुलाई 1946 में लीग ने मिशन से पीछे हटने का ऐलान किया और जिन्ना ने 16 अगस्त को डायरेक्ट एक्शन डे घोषित कर दिया, जिसका मकसद था एक शांतिपूर्ण हड़ताल जो मुसलमानों के लिए अलग राष्ट्र की मांग पर जोर देगी, और बंगाल को इस प्रदर्शन का केंद्र चुना गया, जहां हुसैन शाहिद सोहरावर्दी तत्कालिक बंगाल के मुख्यमंत्री और लीग के नेता के रूप में प्रभाव था। दूसरे नंबर पर परिणाम और फैलाव। एक शहर से पूरे देश तक द ग्रेट कलकत्ता किलिंग्स का विस्तृत प्रभाव। 16 अगस्त 1946 की सुबह कोलकाता की सड़कें सुनसान थीं। हड़ताल के नाम पर दुकानें जबरन बंद कराई गईं, सड़कों पर बैरिकेड्स लगाए गए और ओवहाल मैदान में एक विशाल रैली का आयोजन हुआ। सोहरावर्दी ने उस रैली की अध्यक्षता की, जहां भाषणों में उसने पाकिस्तान की मांग को जोर शोर से उठाया गया, लेकिन जल्द ही यह बातें हिंसा में बदल गईं। सुबह से ही चाकूबाजी, पथराव और लूटपाट शुरू हो गई और भीड़ बेकाबू होती चली गई। दोपहर तक शहर के मुस्लिम बहुल इलाकों से हिंसा फैलने लगी और हिंदू बस्तियों पर हमले हुए। शाम 6 बजे तक कलकत्ता शहर के कई हिस्सों में कर्फ्यू लग गया। रात 8 बजे
ब्रिटिश सैनिकों को तैनात किया गया, लेकिन पुलिस की कमी से मलिन बस्तियां और गरीब इलाके हिंसा के शिकार बने रहे। अगला दिन यानी 17 अगस्त को हिंसा चरम पर पहुंची। गार्डन रिच इलाके में टेक्सटाइल वर्कर्स यूनियन के अध्यक्ष सैयद अब्दुल्ला फारूकी थे। गार्डन रिच के कॉटन मिल में ज्यादातर उड़िया हिंदू मजदूर रहते थे। अब्दुल्ला फारूकी की अगुवाई में सशस्त्र भीड़ ने मिल परिसर पर कब्जा कर लिया और दर्जनों मजदूरों की हत्या कर दी। इस घटना के बाद 25 अगस्त को ओडिशा सरकार के मंत्री विश्वनाथ दास ने जांच के लिए लिटू बागान का दौरा किया। 16 और 17 अगस्त की हिंसा होने के बाद 18 अगस्त को सिख और हिंदू समुदायों के लोगों ने तलवारें, लोहे की रॉड्स और अन्य हथियारों से मुस्लिम बहुल बस्तियों पर हमला किया। ये झड़पें लगभग एक सप्ताह तक चलती रहीं। अंततः 21 अगस्त को बंगाल को वायसराय के प्रत्यक्ष शासन में डाल दिया गया। उसके बाद ब्रिटिश, भारतीय और गोरखा सैनिकों की 5 बटालियनें शहर में तैनात की गईं। सैनिकों ने मुख्य इलाके जहां पर अधिक मात्रा में हिंसा हुई वहां पर काबू तो पा लिया गया, लेकिन रातों में अराजकता जारी रही। कोलकाता की हिंसा एक चिंगारी थी जिसने पूरे उपमहाद्वीप में आग लगा दी थी और अक्टूबर 1946 में नोआखली में हिंदू समुदायों पर संगठित हमले हुए। इन हमलों में सैकड़ों हिंदू मारे गए, उनके घर और मंदिर भी नष्ट किए गए और कई परिवारों को तो जबरन धर्मांतरण का सामना भी करना पड़ा। नोआखली की हिंसा को मुस्लिम लीग के कुछ स्थानीय नेताओं का भी समर्थन प्राप्त था, जिसे डायरेक्ट एक्शन डे की हिंसा का प्रत्यक्ष परिणाम माना गया। 4 दिनों तक यानी 16 से 20 अगस्त तक चली इस भयावह हिंसा ने अनुमानित 4000 से 10,000 लोगों की जान ले ली, करीब 15,000 लोग घायल हुए और 1 लाख से अधिक लोग बेघर हो गए। ये आंकड़े अनिश्चित हैं, क्योंकि उस समय सटीक रिकॉर्ड रखना मुश्किल था, लेकिन यह निश्चित है कि कोलकाता की गलियां, जो कभी व्यापार और संस्कृति का केंद्र थीं, अब लाशों, मलबे और टूटी हुई जिंदगियों से पट गई थीं। कई घर जलाए गए, दुकानें लूटी गईं और पूरे मोहल्ले तक उजाड़ दिए गए। इस हिंसा का प्रभाव इतना गहरा था कि यह कोलकाता की सीमाओं से निकलकर बिहार, नोआखली और उत्तर भारत के अन्य हिस्सों तक फैल गया, जिसे इतिहासकारों ने वीक ऑफ द लॉन्ग नाइट्स का नाम दिया। तीसरे नंबर पर है हिंसा का फैलाव, कोलकाता से नोआखली और बिहार तक। कोलकाता की हिंसा एक चिंगारी थी जिसने पूरे उपमहाद्वीप में आग लगा दी थी और अक्टूबर 1946 में नोआखली में हिंदू समुदायों पर संगठित हमले हुए। इन हमलों में सैकड़ों हिंदू मारे गए, उनके घर और मंदिर भी नष्ट किए गए और कई परिवारों को तो जबरन धर्मांतरण का सामना भी करना पड़ा। नोआखली की हिंसा को मुस्लिम लीग के कुछ स्थानीय नेताओं का भी समर्थन प्राप्त था, जिसे डायरेक्ट एक्शन डे की हिंसा का प्रत्यक्ष परिणाम माना गया। इस दौरान महात्मा गांधी ने नोआखली का दौरा किया और शांति स्थापित करने की कोशिश भी की, लेकिन वहां का माहौल इतना तनावपूर्ण था कि उनकी कोशिशें सीमित प्रभाव ही डाल सकीं। इसके अलावा इस हिंसा ने स्वतंत्रता संग्राम को भी प्रभावित किया। गांधी की अहिंसा की विचारधारा को गहरा झटका लगा, क्योंकि लोग अब हिंसा को जवाब देने के लिए हिंसा का ही सहारा ले रहे थे। स्थानीय स्तर पर नेताओं जैसे जुगल चंद्र घोष उर्फ गोपाल पाठा ने हिंदू समुदाय को संगठित किया, जिसने बाद में सांप्रदायिक संगठनों को बढ़ावा दिया। कोलकाता में हिंसा थोड़ा शांत होने के बाद अक्टूबर-नवंबर में बिहार में मुस्लिम समुदाय के खिलाफ हिंसा भड़क उठी। बिहार के छपरा और अन्य इलाकों में हुए दंगों में हजारों मुसलमान मारे गए। कुछ अनुमानों के अनुसार बिहार में 2000 से 7000 लोग मारे गए और यह हिंसा हिंदू समुदाय की ओर से नोआखली और कोलकाता की हिंसा का बदला लेने की प्रतिक्रिया थी। इन दंगों ने सांप्रदायिक नफरत की जड़ों को और गहरा कर दिया, जिससे हिंदू और मुस्लिम समुदायों के बीच अविश्वास की खाई और चौड़ी हो गई। क्योंकि यह हिंसा रातों रात नहीं थमी, यह हफ्तों, महीनों तक चली और अंततः विभाजन की त्रासदी में समा गई। चौथे नंबर पर है राजनीतिक परिणाम, विभाजन की अनिवार्यता। मुस्लिम लीग के मोहम्मद अली जिन्ना ने डायरेक्ट एक्शन डे को एक शांतिपूर्ण हड़ताल के रूप में प्रस्तुत किया था, लेकिन उनके भड़काऊ भाषणों और बंगाल के मुख्यमंत्री हुसैन शाहिद सोहरावर्दी की रैली ने भीड़ को हिंसक बना दिया। दूसरी ओर कांग्रेस ने भी स्थिति को नियंत्रित करने में नाकामी दिखाई। इधर ब्रिटिश प्रशासन की उदासीनता, पुलिस बल का अपर्याप्त मात्रा और सैनिकों की तैनाती में देरी ने आग में घी डालने का किया।
इस हिंसा ने मुस्लिम लीग को और दृढ़ कर दिया कि मुसलमानों के लिए एक अलग राष्ट्र ही एकमात्र रास्ता है जहां वे सांप्रदायिक हिंसा से सुरक्षित रह सकें। जिन्ना ने इस हिंसा को अपने पाकिस्तान के तर्क को मजबूत करने के लिए इस्तेमाल किया। उधर कांग्रेस के लिए यह स्पष्ट हो गया कि अखंड भारत का सपना अब टूट रहा है। गांधी ने अहिंसा और एकता की बात की, लेकिन व्यावहारिक राजनीति में नेहरू और सरदार पटेल जैसे नेताओं को यह स्वीकार करना पड़ा कि विभाजन अब अपरिहार्य है। इस हिंसा ने ब्रिटिश सरकार पर भी दबाव बढ़ाया, जिसने 1947 में सत्ता हस्तांतरण की प्रक्रिया को और तेज कर दिया। अब 5वें नंबर पर है सामाजिक और सांस्कृतिक प्रभाव। टूटा विश्वास, बिखरे परिवार। इस सांप्रदायिक हिंसा ने हिंदू और मुस्लिम समुदायों के बीच विश्वास को चकनाचूर कर दिया। कोलकाता, जो कभी बंगाल की सांस्कृतिक और बौद्धिक राजधानी थी, अब एक युद्ध क्षेत्र बन चुकी थी। तलवारों, चाकुओं, बंदूकों और लाठियों से लैस भीड़ ने एक दूसरे को बेरहमी से काट डाला। मलिन बस्तियों में रहने वाले गरीब और मजदूर सबसे ज्यादा प्रभावित हुए, क्योंकि उनके पास न तो सुरक्षा थी न ही भागने के साधन। उदाहरण के लिए केसोरम कॉटन मिल में उड़िया मजदूरों पर हुए हमले ने दिखाया कि हिंसा ने न केवल धार्मिक बल्कि आर्थिक और क्षेत्रीय विभेदों को भी उजागर किया। अब पड़ोसी एक दूसरे के दुश्मन बन गए। जो समुदाय कभी साथ रहते थे, उनके बीच अब खून की नदियां बह रही थीं। महिलाओं और बच्चों को विशेष रूप से निशाना बनाया गया, जिसने इस त्रासदी को और भी अमानवीय बना दिया, क्योंकि यह मानवता की सबसे निम्न प्रवृत्तियों का प्रतीक था। 6ठे नंबर पर है दीर्घकालिक प्रभाव, विभाजन और उसका दंश। कलकत्ता किलिंग्स ने 1947 के भारत पाकिस्तान विभाजन की नींव को और मजबूत किया। यह हिंसा एक तरह से रिहर्सल बन गई, जिसके बाद पंजाब और बंगाल में लाखों लोग मारे गए और करोड़ों विस्थापित हुए। यह अनुमान लगाया गया कि विभाजन के दौरान 10 से 20 लाख लोग मारे गए और 1 करोड़ 50 लाख लोग बेघर हुए। इस हिंसा ने न केवल भौगोलिक सीमाएं खींची, बल्कि लोगों के दिलों में भी दीवारें खड़ी कर दी, जो आज तक भारत और पाकिस्तान के संबंधों में तनाव का कारण बनी हुई हैं। 7वें नंबर पर है जिम्मेदारी का विवाद और कौन दोषी। इस घटना पर 2 मुख्य दृष्टिकोण हैं। ब्रिटिश रिपोर्ट्स दोनों समुदायों को सामूहिक रूप से दोषी ठहराती हैं, जबकि कांग्रेस का मानना था कि मुस्लिम लीग और सोहरावर्दी ने हिंसा भड़काई। लीग का पक्ष था कि कांग्रेस और हिंदू समूहों ने मौके का फायदा उठाकर मुसलमानों पर हमला किया। वास्तव में यह गहरे धार्मिक जातीय तनाव का विस्फोट था, जहां राजनीतिक महत्वाकांक्षा ने ईंधन डाला। अब अंतिम नंबर पर है आज के लिए सबक। द ग्रेट कलकत्ता किलिंग्स केवल इतिहास की एक घटना नहीं थी, यह एक सबक है कि नफरत और विभाजन की नीति कितनी घातक हो सकती है। इसने न केवल 1946 में कोलकाता को झकझोरा, बल्कि पूरे उपमहाद्वीप को एक ऐसी राह पर ले गई जिसका दंश आज भी महसूस किया जाता है। और यह घटना हमें सहानुभूति, समझ और एकता की आवश्यकता को रेखांकित करती है, और यह एक चेतावनी देती है कि सांप्रदायिकता की आग को भड़काने वालों की कीमत मासूम लोग चुकाते हैं। धन्यवाद दोस्तों इस यात्रा के लिए। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं, ताकि हम भविष्य में ऐसी ही गहन और प्रेरणादायक सामग्री ला सकें। जय हिंद।